नमस्कार दोस्तों, चैनल में आपका एक बार पुनः हार्दिक स्वागत है। आज मैं समीक्षा अधिकारी तथा पीसीएस 2020 की परीक्षा को देखते हुए कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूं करंट अफेयर्स के। तो आइए इन प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है कि भारत का सबसे लंबा नदी रोपवे ब्रह्मपुत्र नदी पर गुवाहाटी शहर के कचरी घाट से डोलगोविंदा तक 1.2 किलोमीटर लंबा है। तो किस नदी पर बना है सबसे लंबा रोपवे? ब्रह्मपुत्र नदी पर। और ये कितना लंबा है? 1.2 किलोमीटर लंबा है। और ये भी याद रखिएगा ये कहाँ से कहाँ तक है, तो कचरी घाट से लेकर डोल गोविंदा तक है गुवाहाटी शहर में। नेक्स्ट है कि 2022 का शीतकालीन ओलंपिक तथा पैरालंपिक बीजिंग में होगा। तो कब होगा? 2022 में अगला शीतकालीन ओलंपिक होगा और वहीं पे पैरालंपिक भी होगा। तो पैरालंपिक ये विकलांगों का ओलंपिक होता है, इसको याद रखिएगा। पैर से कि किसी व्यक्ति के पैर नहीं हो तो विकलांग होता है, हालांकि इसमें सभी तरह के विकलांगता से ग्रसित लोगों का ये ओलंपिक होता है। तीसरा प्रश्न है कि 2020 में दक्षिण अफ्रीका में हुए अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप बांग्लादेश ने भारत को हराकर जीता। तो दक्षिण अफ्रीका में हुआ था और इसको किसने जीता है? बांग्लादेश ने जीता है भारत को हराकर। अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप था ये, और बांग्लादेश ने ये विश्व कप पहली बार जीता है अंडर 19 का। नेक्स्ट है कि बंगाल की खाड़ी में इंद्र नेवी नामक नौसैन्य अभ्यास किन देशों के बीच हुआ? तो भारत और रूस के बीच हुआ। तो कौन सा नौसैन्य अभ्यास था? इंद्र नेवी। और कहाँ हुआ था? बंगाल की खाड़ी में। और किन देशों के बीच हुआ था? ये भी प्रश्न आ सकता है। तो भारत और रूस के बीच हुआ था। नेक्स्ट है कि भारत चीन के बाद विश्व का दूसरा पीपीई किट निर्माता देश बना है। तो पहले नंबर पर चीन है, दूसरे नंबर पर भारत आ गया है। पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट इसका पूरा नाम है। नेक्स्ट है कि इंडिया पॉजिटिव पुस्तक के लेखक चेतन भगत हैं। अगला प्रश्न है 126वें संविधान संशोधन विधेयक 2019 द्वारा लोकसभा तथा विधानसभाओं में शेड्यूल कास्ट तथा शेड्यूल ट्राइब के लिए सीटों का आरक्षण 10 वर्ष बढ़ाकर 2030 तक कर दिया गया है। तो किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया है? विधेयक द्वारा 126वें द्वारा। और अब 2030 तक कर दिया गया, हर 10 साल के लिए बढ़ाया जाता है। नेक्स्ट है कि मिशन सागर के तहत भारत ने हिंद महासागर के 5 द्वीपीय देशों मॉरिशस, मालदीव, मेडागास्कर, सेशेल्स, कोमोरोस को कोरोना महामारी में सहायता भेजी। तो किस मिशन के तहत भेजी? मिशन सागर के तहत। और किन देशों को भेजी है? हिंद महासागर के जो द्वीपीय देश हैं, जिसके अंतर्गत मॉरिशस है, मालदीव है, मेडागास्कर, सेशेल्स, कोमोरोस है। नेक्स्ट है प्रवासी राहत मित्र ऐप के द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार प्रवासी कामगारों को सरकारी योजनाओं का लाभ देगी। तो कौन सा ऐप लॉन्च किया है प्रवासी कामगारों को लाभ देने के लिए? प्रवासी राहत मित्र। और किस सरकार का है? उत्तर प्रदेश सरकार का। नेक्स्ट है तमिलनाडु के तूतुकुड़ी में दूसरा लॉन्च पोर्ट स्थापित किया जाएगा, जिसके द्वारा छोटे उपग्रहों को लॉन्च किया जाएगा। तो ये कहाँ स्थित है? तमिलनाडु के तूतुकुड़ी में, याद रखिएगा। और पहला कहाँ पर स्थित है? तो आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में स्थित है। श्रीहरिकोटा पुलिकट द्वीप पर स्थित है। नेक्स्ट है 15 लाख रुपए का अर्जुन पुरस्कार 2020 में 27 लोगों को मिला। तो अब कितने लाख रुपए का हो गया है? 15 लाख रुपए। पहले 5 लाख रुपए का था अर्जुन पुरस्कार। और 2020 में कितने लोगों को मिला? 27 लोगों को मिला, ये भी याद रखिएगा। और जिनमें से कुछ प्रमुख लोग हैं 27 लोगों में, ईशांत शर्मा एक क्रिकेटर हैं, दीप्ति शर्मा भी क्रिकेटर हैं, दीपिका हॉकी से संबंधित खिलाड़ी हैं, मनु भाकर निशानेबाजी के खिलाड़ी हैं, सौरभ चतुर्वेदी भी निशानेबाजी हैं, और द्युति चंद एथलेटिक्स के खिलाड़ी हैं, अतनु दास तीरंदाजी तथा आदित्य अशोक गोल्फ से संबंधित हैं। नेक्स्ट है राजीव कुमार चुनाव आयुक्त नियुक्त किए गए हैं। और वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा हैं, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में राष्ट्रीय पुलिस विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। तो कहाँ स्थापित किया जाएगा? ग्रेटर नोएडा में। और ग्रेटर नोएडा कहाँ पड़ता है? तो उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले में पड़ता है। तो क्या स्थापित किया जाएगा? राष्ट्रीय पुलिस विश्वविद्यालय। नेक्स्ट है कि सामुद्रिक ऊर्जा को नवीन एवं नवीकरणीय मंत्रालय ने हाल में नवीकरणीय ऊर्जा घोषित किया है। तो किसने घोषित किया है? नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने। किसको नवीकरणीय ऊर्जा घोषित किया है? सामुद्रिक ऊर्जा को। तो नवीकरणीय ऊर्जा में जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, तरंग ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा आदि शामिल है। नेक्स्ट है
3500 किलोमीटर तक मार करने वाली मध्यम दूरी की मिसाइल K4 का परीक्षण जनवरी 2020 में विशाखापत्तनम तट से किया गया। किस मिसाइल का परीक्षण किया गया? K4 का। और कहाँ से किया गया? विशाखापत्तनम तट से। और कितनी दूरी तक एक मार करेगी ये भी याद रखिएगा, 3500 किलोमीटर तक मार करेगी। और कैसे है ये, किस दूरी की है? मध्यम दूरी की मिसाइल, ये भी याद रखिएगा। आगे है कि परमाणु हथियार क्षमता संपन्न इस मिसाइल को अरिहंत श्रेणी की पनडुब्बियों में लगाया जाएगा। तो ये परमाणु हथियार संपन्न मिसाइल है और ये अरिहंत श्रेणी की पनडुब्बियों में लगाया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उनतीस जुलाई 2020 को फ्रांस की डसाल्ट कंपनी द्वारा भारत को मिलने वाले 36 में से 5 राफेल विमान भारतीय पायलटों द्वारा चलाकर हरियाणा के अंबाला सैन्य अड्डे पर लाए गए। तो भारत में कब पहुँचे? 29 जुलाई 2020 को। और कहाँ उतरे? हरियाणा के अंबाला सैन्य अड्डे पर। और इस राफेल विमान को कौन बनाता है? तो फ्रांस की डसाल्ट कंपनी बनाती है। और भारत को कितने मिलने वाले हैं? 36 में से 5 अभी मिल चुके हैं। और भारत फ्रांस से चलाकर कौन लाए? तो भारतीय पायलट चलाकर लाए थे, ये भी याद रखिएगा। फ्रांस, मिस्र, कतर के बाद भारत को मिलने वाले, यानी फ्रांस, कतर तथा मिस्र के बाद भारत चौथा देश है जिसको राफेल विमान मिला है। तो राफेल विमान वायुसेना के 17वें स्क्वाड्रन के अंग होंगे। स्क्वाड्रन, तो किस स्क्वाड्रन के अंग होंगे? 17वें स्क्वाड्रन के। आगे है कि राफेल में आयशा राडार तथा माइका, स्कैल्प, हैमर तथा मीटियोर मिसाइलें लगी है। तो राफेल में ये जान जाइए कि आयशा नामक राडार लगा है। तो आयशा क्या है? एक राडार है। तथा माइका, स्कैल्प, हैमर, मीटियोर, ये सब मिसाइलें हैं चारों। और राफेल के विषय में विस्तार से यदि जानकारी चाहते हैं तो इस चैनल पर पड़ा हुआ है एक वीडियो, उस पर जाके आप विस्तार से इसके विषय में जान सकते हैं। नेक्स्ट है, भारत की 10 आर्द्रभूमियों को अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि घोषित किया गया है। तो कितनी नई आर्द्रभूमियों को अंतर्राष्ट्रीय महत्व की घोषित किया गया? 10, याद रखिएगा, 10 नई आर्द्रभूमियों को, जिसमें से 6 उत्तर प्रदेश के हैं। सांडी पक्षी हरदोई आर्द्रभूमि, समस्तपुर पक्षी आर्द्रभूमि जो कि रायबरेली जिले में स्थित है, समान पक्षी आर्द्रभूमि मैनपुरी जिले में स्थित है, पार्वती अरंगा गोंडा जिले में स्थित है, नवाबगंज उन्नाव जिले में स्थित है और सरसई इटावा में स्थित है। और 3 आर्द्रभूमियाँ पंजाब की शामिल हुई हैं जिसमें नांगल वन्य जीव अभ्यारण्य, ब्यास संरक्षण रिजर्व, केशवपुर मियानी रिजर्व शामिल है। और एक महाराष्ट्र के शामिल हुए जो है नांदूर मध्यमेश्वर। इस प्रकार अब भारत में 37 रामसर आर्द्रभूमियाँ अंतर्राष्ट्रीय महत्व की हो गई हैं। 27 पहले थी, 10 नई जोड़ने से अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमियाँ कुल 37 हो गई हैं। तो रामसर ईरान का एक शहर है जहाँ पर 1971 में आर्द्रभूमि सम्मेलन हुआ था और उसी के तहत आर्द्रभूमियों को अंतर्राष्ट्रीय महत्व का घोषित किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, शीघ्र खराब होने वाले कृषि पदार्थों के निर्बाध आपूर्ति के लिए पहली किसान ट्रेन 7 अगस्त 2020 को नासिक जिले के देवलाली स्टेशन से बिहार के दानापुर के लिए चली। तो पहली किसान ट्रेन का क्या नाम है? देवलाली दानापुर किसान एक्सप्रेस। और एक कब चली थी? 7 अगस्त 2020 को। कहाँ से चली थी? तो महाराष्ट्र के नासिक जिले के देवलाली स्टेशन से चली थी और बिहार के दानापुर स्टेशन तक जाएगी। नेक्स्ट है, गैरसैंण उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी होगी। तो ये ग्रीष्मकालीन राजधानी होगी उत्तराखंड की। और वर्तमान में उत्तराखंड की अस्थायी राजधानी देहरादून है। अभी अस्थायी राजधानी वहाँ का घोषित किया जाना बाकी है। नेक्स्ट है, भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा देश का नया राजनीतिक मानचित्र तैयार किया गया है जिसमें लद्दाख संघ शासित प्रदेश में 2 जिले कारगिल और लेह शामिल किए गए हैं। तो राजनीतिक मानचित्र कौन तैयार किया है? भारतीय सर्वेक्षण विभाग। और इसमें लद्दाख संघ शासित प्रदेश में 2 जिले शामिल होंगे, कारगिल और लेह शामिल किए गए हैं। तो याद रखिएगा, लद्दाख में कौन से 2 जिले शामिल हैं? कारगिल और लेह। भारत में वर्तमान में 8 संघ शासित प्रदेश हैं। नेक्स्ट है, संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी के अल घफरा क्षेत्र में स्थित बराकाह परमाणु ऊर्जा संयंत्र अरब जगत का प्रथम परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। तो याद रखिएगा, ये कहाँ स्थित है? अरब जगत का प्रथम परमाणु ऊर्जा संयंत्र तो ये स्थित है संयुक्त अरब अमीरात में। वहाँ पर कहाँ स्थित है? राजधानी अबू धाबी के अल घफरा क्षेत्र में। और ये
कितने मेगावाट का है, तो 5600 मेगावाट क्षमता वाले संयंत्र का निर्माण अमीरात नाभिकीय ऊर्जा निगम तथा कोरिया विद्युत ऊर्जा निगम ने किया है। तो याद रखिएगा 5600 मेगावाट का है ये परमाणु संयंत्र और इसको बनाया है अमीरात नाभिकीय ऊर्जा निगम तथा कोरिया विद्युत ऊर्जा निगम ने। और अमीरात की 35% बिजली आपूर्ति इसी संयंत्र से हो जाएगी, यानी कुल मांग का 25% इसी से हो जाएगा। 22वां प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा 166 सदस्य राष्ट्रों के लिए सतत विकास रिपोर्ट 2020, जिसका विषय था सतत विकास लक्ष्य और कोविड-19 जारी की गई है। तो सतत विकास रिपोर्ट 2020 कौन जारी किया है? संयुक्त राष्ट्र संघ के सतत विकास नेटवर्क द्वारा। और कितने देशों के लिए जारी की गई है? 166 सदस्य देशों के लिए। और उसका विषय याद रखिएगा, सतत विकास लक्ष्य और कोविड-19। और इसमें 0 से 100 तक के अंकों के आधार पर ये रिपोर्ट जारी की जाती है। जिसका अंक 0 रहता है सबसे निम्न रैंक होता है उसका, जिसका अधिक 100 होता है उसका रैंक सबसे अच्छा माना जाता है। और इसमें प्रथम 5 स्थानों पर जो देश हैं उसमें डेनमार्क प्रथम है, फिनलैंड द्वितीय, तीसरा फ्रांस, चौथा जर्मनी, यानी घटते क्रम में है। और भारत का रैंक में याद रखना बहुत ज़रूरी है। भारत का 117वां रैंक है, पाकिस्तान का 134वां है और चीन 48वें स्थान पर है। तो ये भारत के पड़ोसी देश है, इसलिए इनका भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है वाशिंगटन संधि से 1949 में गठित नाटो का 30वां सदस्य उत्तरी मैसेडोनिया बना। तो याद रखिएगा नाटो का 30वां सदस्य कौन देश बना है? उत्तरी मैसेडोनिया। ये भी याद रखिएगा कि नाटो का गठन 1949 में किया गया था। और किस संधि द्वारा गठित हुआ था नाटो? वाशिंगटन संधि द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं। पापुआ न्यूगिनी के स्वायत्त प्रांत बोगनविले में हुए जनमत संग्रह में 99.7% लोगों ने पूर्ण स्वतंत्रता का विकल्प चुना। तो याद रखिएगा बोगनविले स्वायत्त प्रांत किस देश का है? पापुआ न्यूगिनी का है। और लगभग 100% लोगों ने पूर्ण आज़ादी के पक्ष में जनमत संग्रह में मतदान किया है। हालांकि जनमत संग्रह बाध्यकारी नहीं है, क्योंकि इस पर अंतिम निर्णय पापुआ न्यूगिनी की संसद करेगी। और लास्ट प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा 236 देशों के अध्ययन पर आधारित वर्ष 2010 से 20 की अवधि पर आधारित वैश्विक वन संसाधन आकलन 2020 रिपोर्ट जारी की गई है। तो वैश्विक वन संसाधन आकलन रिपोर्ट 2020 कौन जारी किया है? संयुक्त राष्ट्र संघ का खाद्य एवं कृषि संगठन, जिसमें 236 देशों के अध्ययन पर आधारित है और ये 10 से 20 की अवधि के लिए है। इसके अनुसार विश्व में 4 अरब हेक्टेयर पर वन हैं, जो कुल भूमि का 31% है। यानी विश्व में 4 अरब हेक्टेयर क्षेत्रफल पर वन हैं और ये कुल भूमि का कितना परसेंट है? विश्व की 31%, जबकि 33% न्यूनतम वन होने चाहिए। नेक्स्ट है प्रति व्यक्ति वन कितना है? 0.52 हेक्टेयर है। इन वनों में 45% उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है, यानी इन वनों का टोटल विश्व के वन का 45% उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित हैं। 2 से 10 से 20 की अवधि में 178 मिलियन हेक्टेयर वनों का विनाश हुआ, यानी इन 10 सालों में 178 मिलियन वनों का विनाश हो गया है और सबसे ज़्यादा विनाश आग से हुआ है। अब देखते हैं आगे कि सर्वाधिक वन रूस में है, उसके बाद ब्राज़ील में, फिर कनाडा में, अमेरिका में, चीन में। यानी प्रथम स्थान पर रूस, दूसरा स्थान ब्राज़ील, तीसरा कनाडा है। और भारत का वन क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व में 10वां स्थान है। ये भी याद रखिएगा कि भारत में 2010 से 20 की अवधि में वन के क्षेत्रफल में वृद्धि हुई है। और अगला है कि विश्व का 1/3 मैंग्रोव वन एशिया में स्थित है और एशिया में मैंग्रोव वन विश्व में सबसे ज़्यादा है। तो दोस्तों ये महत्वपूर्ण प्रश्न थे करंट से संबंधित। इस करंट का अगला वीडियो हम कल परसों में लेके आएंगे। तो वीडियो देखने के बाद ये प्रश्न आपको अच्छे लगे और जानकारियाँ अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और यदि करंट अफेयर्स की टॉपिक वाइज वीडियो आप देखना चाहते हैं, जैसे राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, आर्थिकी, खेल, व्यक्ति जगत से, तो टॉपिक वाइज चैनल पर पड़ा हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। तो वीडियो देखने के बाद आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।